Hello class 7th. Good morning. We have completed lesson number first history, lesson number first geography and lesson number first civics. Now once again I will start history lesson number second, which name is New Kings and Kingdoms. मतलब नए राजा और राज्य. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सबसे पहले एन आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. यानी कि भारत में राजनीतिक विकास की एक रूपरेखा. इसका मतलब हुआ कि किस तरह से भारत में राजनीति का विकास हुआ, उसके खाका को समझेंगे, उसकी रूपरेखा को हम जानेंगे. यह जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था वह 700 to 1200 के बीच हुआ, यानी 700 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ. ठीक स्टूडेंट्स, 647 में यानी 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की डेथ हुई, जब हर्षवर्धन मरा, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए और जो उनके राजा थे वह वास्तव में पहले से कोई राजा नहीं थे, बल्कि हर्षवर्धन के समय में ऐसे लोग जो हर्षवर्धन के वॉरियर चीफ हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उन लोगों ने किया क्या कि हर्षवर्धन के मरने के बाद अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और एक अपना नया राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया. खास करके ये जो इंसिडेंट है वह नॉर्थ इंडिया में हुई, यानी उत्तर भारत में हुआ. ये जो वॉरियर चीफ थे यानी कि सामंत थे, वह एक समय ऐसा था जब राजा के साथ मिल करके वह राजा के शत्रुओं के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, यानी कि युद्ध में वो राजा के लिए युद्ध करते थे. लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद अब यही लोग पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली बन के उभरे और इन्होंने जो एक राजनीतिक अधिकार होता है उसका दावा किया एक बड़े क्षेत्र पर. और इन सामंतों को, इन लैंडलॉर्ड्स को देख करके जो मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम्स थे, कायस्थ थे, इन्होंने भी क्या किया कि इस सुअवसर का लाभ उठाया और उन्होंने भी अपने पावर को स्थापित करना शुरू कर दिया, अपने सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया. जब इन लोगों ने अपने एक स्पेसिफिक एरिया को स्टेबलाइज कर दिया, स्थापित कर दिया, तो उसके बाद ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे. क्यों? अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, कि हमारा साम्राज्य और अधिक बड़ा हो, तो ये इसके लिए ये आपस में लड़ने लगे. इस लड़ाई में जो आपसी लड़ाई थी, इसमें एक लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है. यह 3 वंशों के बीच में लड़ी जाती है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं. ट्रिपाटाइट स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं. इसे हम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल इसलिए कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 वंश एक साथ मिलकर के लड़े थे और ये तीनों जो वंश थे वो एक बड़े राज्य के राजा थे. और ये तीनों राजवंश जिन्होंने की त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा, उसमें एक डेक्कन के राष्ट्रकूट थे, दूसरे गुजरात और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार थे और तीसरे
बंगाल के पाल वंश के लोग थे। इन लोगों के बीच ऐसा माना जाता है कि संघर्ष 1-2 साल नहीं बल्कि लगातार 200 साल 200 ईयर तक चला, जिसका परिणाम ये रहा कि ये तीनों ही राजवंश धीरे धीरे समाप्त हो गए। इनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इन लोगों ने अपने अधीन काम करने वाले जो सामंत थे, जो वॉरियर चीफ थे, उनको भी मौका दे दिया कि वो लोग भी इनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और अपने आप को पावरफुल रूप में स्थापित करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों वंश थे, राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल वंश थे, इनके बीच जो है युद्ध का कारण क्या था, लड़ाई झगड़े का कारण क्या था? तो स्टूडेंट्स, जो पहला रीज़न था इनके बीच युद्ध का, वो था कि ये तीनों ही जो डायनेस्टीज़ थे वो हर्ष की जो कैपिटल थी, हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी कन्नौज, उस पर ये अपना अधिकार करना चाहते थे। अच्छा, ये कन्नौज पे अपना अधिकार क्यों करना चाहते थे? कन्नौज में ऐसी खास बात क्या थी? यस, कन्नौज में खास बात थी। जो खास बात थी वो यह थी कि ये जो कन्नौज सिटी था वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, पहली चीज़। और गंगा नदी के किनारे बसे होने की वजह से इस राज्य की संपन्नता बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से भी अगर देखें, यानी कि कृषि दृष्टि से भी अगर देखें, तो भी यह एक संपन्न जगह था कन्नौज। और दूसरा, गंगा नदी के किनारे होने की वजह से जितनी भी जहाज़ें होती थी, यानी कि जो वाटरवे था, वो हमेशा जो है उस रास्ते से सामान एक जगह से दूसरे जगह तक जो है जहाज़ों से ले आया करते थे लोग, जिससे जो है इस राष्ट्र को, इस सिटी को यानी कन्नौज को, उससे आमदनी होती थी टैक्स की। तो इस तरह से ये आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर इसको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो था राज्य था। दूसरा कि ये जो जगह था वो हिल यानी पहाड़ी पे बसा हुआ था, ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसको ऊंचे स्थान पर हिल पे बसने के कारण क्या था, जो है कि फ़ायदा क्या था कि कोई भी शत्रु इस कन्नौज पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि ये ऊंचाई वाले स्थान पे था। अगर कोई शत्रु यहाँ पे इस जगह पे घुसने की कोशिश करता था कन्नौज के अंदर, तो ऊंचे स्थान से उसको देख करके मार गिराया जाता था। तो इस तरह से शत्रुओं से कोई भय नहीं था इस राज्य को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शत्रुओं का कोई भय न होने की वजह से, और यहाँ पे आर्थिक संपन्नता टैक्स की वजह से या कृषि की वजह से बहुत ज़्यादा होने के कारण कन्नौज जो था वो बहुत ही संपन्न जगह माना जाता था। इसलिए तीनों जो है कि वंश थे यहाँ पे अपना कब्जा करना चाहते थे। और दूसरे झगड़े का कारण क्या था कि जो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश था और जो राष्ट्रकूट वंश था, ये दोनों ही मालवा और गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह ये जो जगह था मालवा और गुजरात, यह भी कोस्ट पे था, किनारे पे बसा हुआ था, है ना। तो इस वजह से यह भी एक जो है कि अच्छा कमर्शियल सेंटर था, इसका लोकेशन बहुत अच्छा था, यह भी एक संपन्न राष्ट्र माना जाता था। तो इसलिए ये दोनों ही वहाँ पे उस जगह पे अपना अधिकार करना चाहते थे। और युद्ध का जो तीसरा कारण था वह यह था कि हमने बताया कि अपने स्टेट का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, यह भी एक मेन कारण था। ये तीनों आपस में एक दूसरे को पराजित करके अपनी जो प्रेस्टीज है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो बनाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि किसके पास कितना बड़ा क्षेत्र है। इसलिए ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए ये तीनों जो है आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, यानी कि अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने फेम के लिए एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे हमेशा। और 10वीं शताब्दी आते आते स्थिति ये आ गई कि ये तीनों ही जो राज्य थे वह धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ चुके थे। इनका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे उनको जो है सिंहासन से
चालुक्यों के द्वारा हटा करके फेंक दिया गया, यानी कि पराजित कर दिया गया चालुक्यों के द्वारा। उसके बाद जो पाल वंश के लोग थे उनको सेनास के द्वारा जो है पराजित कर दिया गया, और जो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उसको नए प्रतिहार यानी कि न्यू प्रतिहारास के द्वारा इनको क्या किया गया था, पराजित कर दिया गया था। ये जो राजा थे स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार वंश के, राष्ट्रकूट वंश के या पाल वंश के, अपने को कहते थे कि हम राजपूत हैं। ये अपने को राजपूत वंश का बताते थे। ये अपना जो रिलीजन था वो कहते थे कि हम जो है वो राजपूत हैं। और 9th और 10th सेंचुरी में जो पोएट्स थे उनके द्वारा जो भी लिटरेचर लिखे गए थे, उस लिटरेचर में यह बताया जाता है, पोएट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के बहुत सारे जो राज्य थे उनके जो राजा थे अपने को राजपुत्र, राजपुत्राज या राजपूत कहते थे। ठीक है, वह जो है ऐसा कहते थे, वह राजपूत ऐसा दावा करते थे कि उनकी जो उत्पत्ति है वह सूर्य या चंद्रमा से हुई है, सन और मून से हुई है। लेकिन जो इतिहासकार थे उनका मानना था कि जो वंश थे वो वास्तव में उनकी उत्पत्ति सूर्य या चंद्रमा जैसे किसी चीज़ से नहीं हुई थी, बल्कि ये लोग जो ट्राइब्स हुआ करती थी, जो जनजातियां होती थी, जैसे कि सकास, कुशानास, हुन्स, जो कि वास्तव में भारत के रहने वाली जनजातियां नहीं थी, बल्कि यह भारत के बाहर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आई थी। ये उनकी संतानें हैं, ये इनके जो है कि वंशज हैं। और भारत में आने के बाद इन लोगों ने ऊंची वंशावली को अपना लिया, ऊंचे वंश को अपना लिया, जैसे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो राजपूत जातियां होती हैं वो अपने टाइटल में सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का टाइटल का यूज़ करती हैं। ठीक है, और भारत में आने के बाद इन लोगों ने अपने आप को जो भारत की वर्ण सिस्टम थी उसमें समाहित कर लिया और अपने को क्षत्रिय घोषित कर दिया कि हम सब क्या हैं, क्षत्रिय हैं। और अगर राष्ट्रकूट को देखें, गुर्जर प्रतिहार को देखें, पाल वंश को देखें, तो इसमें जो प्रतिहार लोग थे वह सबसे पहले राजपूत स्टेटस ग्रहण करने वाले वंश हैं। यानी कि सबसे पहले राजपूत स्टेटस ग्रहण करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। जबकि कुछ राजपूत ऐसे थे जो अपनी उत्पत्ति जो है अग्निकुल से बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो उत्पत्ति है वह अग्निकुल से हुई है। अर्थात इनका कहना था कि जो इनके पूर्वज थे, इनके जो पूर्वज थे वह राजस्थान में माउंट आबू के नज़दीक, उनके पूर्वजों की उत्पत्ति राजस्थान में माउंट आबू के नज़दीक अग्निकुंड से पौराणिकता के आधार पे उत्पन्न हुए। इस तरह से प्रतिहारों के पतन के बाद, गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके पतन के बाद जब इनका पतन हो गया तो फोर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम डायनेस्टी जो है वह उभर के आए। वो डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट जो था वो चंदेल डायनेस्टी था, सेकंड जो था वह सोलंकी डायनेस्टी था, थर्ड जो था वो परमार डायनेस्टी था, और लास्ट जो था वो चौहान डायनेस्टी था। तो इस तरह से ये राजपूत वंश का एक छोटा सा इतिहास रहा। और अब हम लोग मेन हिस्ट्री की शुरुआत पे आते हैं कि किस तरह से बाहरी लोग भारत में आक्रमण करते हैं। सबसे पहले आक्रमण जो था अरबियों ने किया था भारत के अंदर, इसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे।
लेकिन इस स्टडी को हम लोग हिस्ट्री के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।